हमने पिछली क्लास के अंदर अभी तक आपको ये सब डाइजेशन का प्रोसेस बता दिया है। स्टमक के बाद स्टमक में क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है। जहाँ तक बात एमल्सिफिकेशन की, मैंने ये कहा था आपके लिवर से जब बाइल जूस आता है तो इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं। फैट का ग्लोब्यूल, जो बड़ा सा ग्लोब्यूल होता है, बटर हो, ऑयल हो, फैट हो, घी हो, जो कुछ आपने कंज्यूम किया होगा, जब वो यहाँ जाता है आपके फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन से पहले कहीं और नहीं होता, ना तो स्टमक में होता है, ना ही ओरल कैविटी में होता है, यहाँ होता है इंटेस्टाइन में जाके। तो जब बाइल जूस आता है, बाइल सॉल्ट्स की वजह से ये फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल छोटी छोटी ड्रॉपलेट में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इसके टूटने को, इसके स्प्लिट होने को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन। तो अगर एग्जाम में लिखा हो तो कैसे लिखेंगे? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट्स ग्लोब्यूल इनटू सिंपलर ड्रॉपलेट्स ऑन एक्सपोजर टू बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स के एक्सपोजर पर फैट के ग्लोब्यूल का छोटी छोटी ड्रॉपलेट में स्प्लिट हो जाना, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। समझ आ रही बात? आगे सुनें। तो उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर फूड गया, इधर देखें, इंटेस्टाइन के अंदर फूड गया। इंटेस्टाइन के अंदर 3 जूसेस के बारे में आपको बताया। एक बाइल जूस के एक्शन के बाद फिर हुआ पैंक्रियाटिक जूस, फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के आने के बाद उसमें जितने भी एंजाइम्स थे, उन एंजाइम की वजह से कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो गए, फैट्स पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गए फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन पूरी तरह से हो गया किसमें? अमीनो एसिड्स में। फूड का डाइजेशन आपके इंटेस्टाइन में पूरा हो गया। उसके बाद खाना डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से इन विलाई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन विलाई से ही एब्जॉर्ब होने का काम यहाँ से इंटेस्टाइन से स्टार्ट होगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद फूड पहुंच गया कहाँ पर बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। कौन कौन सी चीजें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं? एक तो होता है क्या? वाटर। दूसरी चीज होती है क्या? मिनरल्स। और तीसरी चीज होती है क्या? विटामिन्स। ये 3 चीजें आपकी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर, तकरीबन 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तकरीबन 6 से 7 मीटर। तो आपको नहीं लगता कि नाम उल्टा दिया गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ की बेसिस पे नहीं, उसके ल्यूमन, उसके डायमीटर के बेसिस पे दिया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन उसकी लेंथ के बेसिस पे नहीं, बल्कि उसका जो ल्यूमन होता है, उसको उसका रास्ता जो होता है, उसका डायमीटर, उसके बेसिस पे दिया जाता है। तो बहरहाल, अच्छा एक और चीज, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसका जो ये पार्ट है, इसको एक और नाम दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के इस हिस्से को, जहां से खाना मूव करता है, वो क्या कहते हैं? कोलोन। इधर देखो, आंतों के अंदर जैसे फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, क्या कह रहे थे इसको? क्या कह रहे थे इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे ही खाना ऐसे देखो आगे मूव होता गया, होता गया, होता गया, ये होते होते ये यहां तक पहुंच जाता है। ये जो मूवमेंट होता है, जो आपकी आंतों के अंदर मूवमेंट चल रहा है, आपकी आंतों में जो मूवमेंट होता है, इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं कहते, इसका एक दूसरा नाम होता है, क्या कहते हैं? बाउल। इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको बाउल मूवमेंट कहते हैं। फूड पाइप में जो मूवमेंट होती है उसका नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, ये बाउल मूवमेंट होते होते ये खाना जो है जितना डाइजेस्ट हो सकता था, एब्जॉर्ब हो सकता, हो गया, और अनडाइजेस्टेड चीजें यहाँ जाके स्टोर हो जाती हैं रेक्टम में, और कुछ वक्त के बाद इस रेक्टम से एनस से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो एक्सक्रीटा, जो वेस्ट निकलता है, उसको कहते हैं फीसिस। फीसिस को बॉडी से रिलीज किया जाता है। एक और चीज सुन लीजिए, आपकी और मेरी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। देखिए, आपकी और मेरी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं। वो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, उनको एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माइक्रोफ्लोरा। वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया, हमारे लिए अच्छे बैक्टीरिया है, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम होता है माइक्रोफ्लोरा। ये जो माइक्रोफ्लोरा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में है ना बच्चों, इधर देखो, हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, हमने उनको पनाह दी हुई है,
इसके बदले में ना वो हमें क्या बना के देते हैं, ये विटामिन बना के देते हैं। जैसे एक नाम सुना है तुमने, वो है एक विटामिन होता है जिसका नाम होता है विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, एक होता है विटामिन के। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि इन बैक्टीरिया से बनते हैं, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन बनाते हैं और फिर वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी कर लेते हैं। लेकिन बच्चों ये माइक्रोफ्लोरा आपकी आंतों में, आपकी इंटेस्टाइन में जरूरी है, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इधर देखो, अगर आप बच्चों का या आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, आपने दवाई चल रही है, आपने एंटीबायोटिक चल रही है, जब आप बीमार हैं, आपकी दवाई चल रही है, एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, तो आप देखिएगा एंटीबायोटिक लेने के बाद कई बार ऐसा होता है आपका स्टमक अपसेट होने लगता है। कई बार एंटी दवाई लेने के बाद पर पेशेंट का स्टमक लूज मोशंस और स्टमक अपसेट हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो उस एंटीबायोटिक से ये माइक्रोफ्लोरा जो यूजफुल बैक्टीरिया है ना, वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, वो फ्लश आउट हो जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर वो माइक्रोफ्लोरा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताएं, अगर हमारी किसी इंसान पेशेंट के मेडिकेशन के बाद, दवाई के बाद वो बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में रहते हैं खत्म, अच्छे होते हैं, वो खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा? कोई तरीका है उसको वापस लाने के लिए? वो बैक्टीरिया वापस आ जाए तो तरीका है? एक नाम सुना है बेटा, प्रोबायोटिक फूड, प्रोबायोटिक दही। प्रोबायोटिक फूड का मतलब होता है वो फूड जिसके अंदर वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोफ्लोरा जो हमारी इंटेस्टाइन को चाहिए, वो उसमें मौजूद होते हैं। तो अगर आप प्रोबायोटिक फूड लेते हैं, प्रोबायोटिक दही लेते हैं, प्रोबायोटिक फूड लेते हैं, तो उस फूड आइटम, फूड्स, ऐसे फूड लेने की वजह से जो यूजफुल माइक्रोफ्लोरा जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपको चाहिए, वो आपकी बॉडी में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से वो वापस रेगुलेट किया जा सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर का, मिनरल्स का और वाइटमिन्स का। समझ आ गई बात? ये न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने आपको जल्दी से समराइज कर लीजिए। यहाँ पर डाइजेशन हो, यहाँ पर अधूरा डाइजेशन किस चीज का हुआ था? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पर किस चीज का डाइजेशन हुआ था? प्रोटीन का हुआ था, अधूरा हुआ था वो भी। प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था और मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ था। इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हो गया। इंटेस्टाइन में 3 जूसेस के एक्शन की वजह से, इसमें बाइल जूस, इसमें पैंक्रियाटिक जूस, इसमें इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों जूसेस के एक्शन के बाद आपका फूड का हर कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी और प्रोटीन, तीनों चीजें यहाँ डाइजेस्ट हो गई। डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब भी हो गई, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड चीजें थी वो आगे मूव कर गई, और इस मूवमेंट को मैंने नाम बताया बॉवल मूवमेंट होता है। बॉवल मूवमेंट के बाद यहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद ये रेक्टम से, ये डिफरेंट कोलोन से होता हुआ यहाँ पर पहुंचा रेक्टम, और उसके बाद बॉडी से ये रिलीज हो गया। अच्छा ये बताइए, ये आपकी और मेरी लार्ज इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो बॉवल मूवमेंट्स होता है, हमारा और आपका ऑलमोस्ट एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी से होता है, जिससे खाना खाने के बाद जो चीजें हैं वो मूव करके रेक्टम तक पहुंच जाती हैं। कुछ लोगों का ये बॉवल मूवमेंट होता है, हुआ बंद हो गया, हुआ बंद हो, इर्रेगुलर हो गया, इर्रेगुलर, हुआ बंद हुआ, फिर हुआ बंद हुआ। तो अगर कुछ लोगों का ये बॉवल मूवमेंट इर्रेगुलर हो रहा है, इसको एक नाम देते हैं, क्या? क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। इस प्रॉब्लम को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है उनको एब्डोमेन में पेन रह सकता है, उनको गैस की दिक्कत हो सकती है, और काफी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए था, वो वेस्ट, वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए था, वो आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपके फेस के ऊपर पिंपल्स भी हो सकते हैं, गैस की प्रॉब्लम भी रह सकती है, एसिडिटी की दिक्कत भी हो सकती है, और ये सारी प्रॉब्लम होती है। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे हाउ टू ओवरकम दिस कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, कोई सोल्यूशन है? उन लोगों को डॉक्टर्स 2 सलाह देते हैं। उनको एक तो सलाह दी जाती है खाने में, फूड के अंदर
बहुत ज्यादा फाइबर का इस्तेमाल करें, रफेज का इस्तेमाल करें, सैलेड का इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा फूड में आपकी डाइट में फाइबर ज्यादा होगा, जितना रफेज होगा, उतना इस प्रॉब्लम के चांसेस कम हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कम हो जाती है। फाइबर जितना आपकी डाइट में फाइबर होगा वो आपके लिए अच्छा है। बात समझ आ रही है? फाइबर जितना होगा उतना अच्छा होता है। और दूसरी चीज होती है पपाया। जो पपाया होता है, पपाया में एक एंजाइम है जिसका नाम होता है, पपाया में एक एंजाइम होता है, कौन सा देखो, कौन सा, पेपेन। पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो बॉबल मूवमेंट को तेज कर देता है, बॉबल मूवमेंट को तेज कर देता है। तो इस एतबार से ये पपाया जो है ये भी इसमें कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आज आप एक सवाल सोचिएगा, आमतौर पर एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है IBS, सुना है किसी? इर्रेगुलर बॉवल सिंड्रोम का होता है, इर्रेगुलर बॉवल सिंड्रोम। ये क्या होता है IBS? ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, व्हाट इज IBS, इर्रेगुलर बॉवल सिंड्रोम। समझ आ गई बात? क्लियर है? हमने न्यूट्रिशन अभी बार डिस्कस कर लिया था ना, हो गया था ना? रब कर दो बेटा। ये बताएं बच्चों, हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का कौन सा ऐसा पार्ट है जो अगर डैमेज हो जाए दोबारा से रीजनरेट कर सकता है? हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो डैमेज हो जाए तो दोबारा से रीजनरेट कर सकता है? हमारी बॉडी में 3 ऐसे पार्ट्स हैं, 3 ऐसे ऑर्गन हैं जो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है स्किन, दूसरे नंबर पे आता है लिवर, तीसरे नंबर पे आता है किडनी। ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो बॉडी के रीजनरेट कर सकते हैं, स्किन, लिवर और किडनी। ये बताओ, सारे बच्चे सोच के बताइएगा, जॉन्डिस पेशेंट, जिस पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस वाले पेशेंट को डॉक्टर्स कंप्लीट रेस्ट के लिए सलाह क्यों देते हैं? जॉन्डिस वाले पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं आपको ज्यादा चलना फिरना नहीं है, मूव नहीं करना है, फिजिकल वर्क नहीं करना है, जॉगिंग नहीं करनी है। क्यों? Why doctor advises a jaundice patient to take complete rest? उसको बताएं। जॉन्डिस वाले पेशेंट को डॉक्टर चलने फिरने को, फिजिकल वर्क करने के लिए सलाह क्यों देते हैं, कंप्लीट रेस्ट की सलाह क्यों देते हैं? नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आप अपने स्कूल से घर गए वॉक करके, तो वहां घर जाके आपको एक थकान महसूस हो रही है। थकान का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, आप एक बायो स्टूडेंट हैं, आप जब आप थकान महसूस हो रही है, थकान का मतलब क्या है? आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन गया। जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है तो हमें थकान हो जाती है। मसल का फैटीग होना, थकान का होना लैक्टिक एसिड बनने की अलामत होती है। इधर देखें, आपको वॉक करके आप बहुत दूर चल के गए और उसके बाद आपको थकान हो रही है लेग्स में, तो यानी आपकी लेग्स की मसल में क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बन गया। आप जाके घर में आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जिस टाइम आप रेस्ट करने के लिए लेट गए, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जब आप उठते हैं तो आपकी वो थकान खत्म हो गई। क्यों? इधर देखो, जो आपकी लेग्स की मसल्स में जो लैक्टिक एसिड बना था ना, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उसको कहां पर आ गया? लिवर में। लिवर इसको, उस लैक्टिक एसिड को खत्म कर देता है और वापस कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। तो लिवर का काम होता है लैक्टिक एसिड को रिसाइकिल करना। बार बार लैक्टिक एसिड को रिसाइकिल करने का काम किसका होता है? लिवर का होता है। लिवर इज रिस्पांसिबल फॉर रिसाइक्लिंग ऑफ लैक्टिक एसिड। सब बच्चे ध्यान दीजिए, लिवर का काम है लैक्टिक एसिड को रिसाइकिल करना, बार बार लैक्टिक एसिड को रिसाइकिल करना। इधर देखिए, अगर मान लीजिए आई एम सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, इधर देखिए
तो मेरी बॉडी में कौन सा ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा जॉन्डिस के टाइम पे? लिवर। और मैं चलने फिरने लगूं, फिजिकल वर्क भी करूं, एक्सरसाइज भी करूं, क्या होगा? मेरी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो जाहिर है वो लिवर में जाएगा। तो आप यू आर बर्निंग द लिवर, आप लिवर के ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्क डाल रहे हैं, आप लिवर के ऊपर एक ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं। लिवर ऑलरेडी क्राइसिस में है और आप उसको लैक्टिक एसिड की जिम्मेदारी और दे रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर मना करते हैं आपको फिजिकल वर्क नहीं करना है, मूव नहीं करना है, ताकि आपका लिवर रिकवर हो पाए। क्लियर होगा? ये होगा क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, वो है हमारा कौन सा टॉपिक? कौन सा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा जुवेरियम? सांस लेना। हम सांस क्यों लेते हैं सना? Why do we breathe? हाँ? जिंदा रहने के लिए। इसका मतलब ये हुआ किसी डेड बॉडी के अंदर अगर हम उसको पंप लगा दें, ऑक्सीजन पंप लगा दें, वो जिंदा हो जाएगा। Why do we breathe? Why do we respire? एनर्जी के लिए। हम और आप देखिए, हम रेस्पायर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एनर्जी। एनर्जी को हासिल करने, आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, सारे सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी पाने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? रेस्पिरेशन। इधर देखो, ये इक्वेशन याद है? कुछ याद आ रहा है? ये प्रोसेस कौन सा था? ये प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस। और तुम्हें बताया था फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था ये एनाबॉलिक प्रोसेस था। मतलब प्लांट खाना बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करके प्लांट खाना बनाते हैं, तो बनाने की वजह से इस प्रोसेस का नाम है एनाबॉलिक। लेकिन यहां देखें आप, ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं, ये प्रोसेस देखिए, इसका उल्टा नहीं है। देखो, बिल्कुल इसका अपोजिट नहीं है। यहां पर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस है एनाबॉलिक। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर फूड मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है और एनर्जी निकल रही है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल के अंदर, तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक। इस कैटाबॉलिक प्रोसेस का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करना है, देखें, द बायोकेमिकल, इधर देखो, द बायोकेमिकल कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन or oxidizes a complex food into simpler forms with the release of energy। एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी में ब्रेक डाउन करता हो सिंपल के अंदर, साथ में एनर्जी रिलीज होती हो, इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी हासिल की जाए, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। समझ आ रही है बात बच्चों को? आप और मैं या लिविंग और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सारे ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी हासिल करने वाला प्रोसेस कौन सा है? कौन सा है? रेस्पिरेशन। दोबारा सुन लीजिए, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल कैटाबॉलिक प्रोसेस in which there is a breakdown of complex food molecule into simple molecule like carbon dioxide or water with the release of energy. The process is called
रेस्पिरेशन। समझ आ गया? ये प्रोसेस रेस्पिरेशन है। हम अब देखें, अगर हमारी बॉडी की बात की जाए, देखिए आप जब फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, तो डाइजेस्ट होने के बाद आपके खून में, इधर देखो ये ग्लूकोज है, डाइजेशन होने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज आ गया। ये ग्लूकोज आपके बॉडी के हर सेल के, हर बॉडी के ऑर्गन के सेल में पहुंच गया। उसके बाद आप सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपके हर सेल में एक ऑर्गेनेल होती है जिसका नाम होता है पावर हाउस, जिसको आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको ब्रेक डाउन करता है, CO2 में H2 में एनर्जी निकलती है। तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। बच्चों, ये रेस्पिरेशन जो एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस है, इस रेस्पिरेशन को देखें, इस रेस्पिरेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सा कौन सा कौन सा? एरोबिक एंड एनारोबिक। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं बच्चों, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक होता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है? एनारोबिक। हमारी बॉडी में कौन सा है? दोनों। हमारी बॉडी में दोनों है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको एरोबिक के बारे में बताने जा रहा हूं। सब बच्चे ध्यान से देखना एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इधर देखो, ये जो एनर्जी निकलती है ना, एक वर्ड सुना है आपने? एटीपी। एटीपी मतलब जैसे आपको घर से पॉकेट मनी के लिए कुछ करेंसी मिलती है, आपके पापा आपको करेंसी, पॉकेट मनी के लिए पैसे देते हैं, करेंसी 50 रुपये नोट, 100 रुपये नोट, एक करेंसी है। उसको देखकर आप कोई चीज खरीद सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपके सेल की जो करेंसी है, एनर्जी करेंसी, वो कौन सा मॉलिक्यूल है? जब आपकी सेल के अंदर ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी बनता है। इस एटीपी को इस्तेमाल करके आपके सेल के अंदर, आपके ऑर्गन के अंदर जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी को तोड़ के मिलती है। खैर, तो एनर्जी जब भी रेस्पिरेशन में निकलती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। आगे सुनिए, अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, सपोज करो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है और ये आपका सेल, दिस इज द सेल, ये आपकी ग्लूकोज, ये है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। ये क्या है? पावर हाउस का मतलब है एनर्जी देने वाला। आपको मालूम है कोई भी पावर हाउस से एनर्जी तब निकलेगी जब उसमें फ्यूल डालेंगे। कोई भी पावर हाउस का काम है एनर्जी देना, लेकिन वो एनर्जी तो तब देगा ना जब उसमें क्या डालेंगे? फ्यूल। तो ये पावर हाउस है हमारे सेल का, और इसके लिए फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। तो ये सबसे पहले ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात। सेल के अंदर जाता है साइटोप्लाज्म। ये ग्लूकोज डायरेक्टली पावर हाउस में नहीं जा सकता। पहले पावर हाउस में एंटर होने से पहले इस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है। ग्लूकोज में कार्बन कितने बचे हैं? देखो, डोंट राइट एनीथिंग, सना। ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन की चेन होती है ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है, जब साइटोप्लाज्म में एंटर होता है तो साइटोप्लाज्म में इसको तोड़ दिया जाता है, और क्या बनता है? पायरुवेट एक मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में क्या निकलता है? क्या निकलता है? एटीपी। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाता है पायरुवेट के अंदर। इस टूटने को नाम दिया जाता है क्या? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लूकोज जब जाके साइटोप्लाज्म में टूट जाता है पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट एक मॉलिक्यूल का नाम है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। देखो सर, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन। देखो सर, इधर देखो सब बच्चे, एक 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप उसको बीच में से तोड़ेंगे, 3 के कार्बन की चेन अलग अलग करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 6 कार्बन की चेन थी, उसको 3 के अंदर तोड़ोगे तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। तो देखो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट। जब सेल के अंदर
ग्लूकोज एंटर होता है, ग्लूकोज जाके साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में और साथ में 2 एटीपी निकलते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, अगर याद रख सकते हैं, एंडन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे। याद रहेगा? नहीं यार, आपके सिलेबस में ये नाम नहीं है, आपके सिलेबस में ये वाला नाम है। मैं लिख देता हूँ नाम, अगर आप याद रख सकते हैं तो। एंडन मेयरहॉफ पार्नास, 3 लोग साइंटिस्ट हैं, उनका नाम, उन्होंने इसको पहली बार डिस्कवर किया था, एंडन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस नाम से भी पुकार सकते हैं? क्या क्या कहते हैं इसको? EMP पाथवे भी आप कह सकते हैं। नहीं तो आप क्या किस नाम से जानेंगे इसको? आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इस नाम से मेंशन है, ये मेंशन नहीं। EMP पाथवे या दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। समझ आ गई बात? आप सुनिए, पायरुवेट में टूटने के बाद नाउ इस पायरुवेट इज परमिटेड टू एंटर इनसाइड द क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अब पायरुवेट एंटर होगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया इस पायरुवेट को तोड़ेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया को किसकी जरूरत होगी? देखो, किसकी? ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन यहां यूज हो रहा था ना, वो ऑक्सीजन एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत होगी। इधर देखो, अब माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करेगा, तोड़ेगा, फाइनली किसमें? CO2 में, और किसमें? वाटर में, और किसमें? किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये पायरुवेट पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, वाटर में टूटा और 36 ATP में टूटा। ये स्टेप जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एनर्जी हासिल करने वाला, इस स्टेप का नाम क्या है? क्या है? इसका नाम क्रेब्स साइकिल। अगर ये नाम याद न रहे तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, कौन सा? इसका नाम एक और है, कौन सा? सिट्रिक एसिड साइकिल। आपके सिलेबस में ये दोनों नाम नहीं है, ये वाला नाम है, आपको सिर्फ ये नाम रहता है। ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ ये वाला था, ये ग्लाइकोलाइसिस है। उसके बाद इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसका नाम क्रेब्स साइकिल। जब आप 11th में जाएंगे, पूरा ये चैप्टर रेस्पिरेशन का होगा, उसके अंदर एक पूरा टॉपिक ही वाला है, एक टॉपिक ही वाला है। समझ आ रही है बात? हायर क्लास में जब आप जाएंगे, नीट की तैयारी करेंगे और मेडिकल साइंस में जाएंगे, तब उसमें आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आगे सुनिए। तो ये वाला स्टेप जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, उसमें एनर्जी देखो कितनी निकल रही है, और यहां से निकल रहे थे 2, तो टोटल ATP कितने हो गए? 38। तो ये 38 ATP का, समझ आ रही बात? तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें आपने देखी? एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन। नंबर 1। नंबर 2 सना इधर देखें, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट हमेशा क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनते हैं। तीसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है ना, वो बहुत ज्यादा निकलती है, 38 ATP। नंबर 4, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का पार्टिसिपेशन जरूरी है। बगैर माइटोकॉन्ड्रिया के, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के एरोबिक रेस्पिरेशन मुमकिन नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट अकर विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया। बगैर माइटोकॉन्ड्रिया के एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? उसके बाद दोबारा देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा निकलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की याद रखनी है। लेकिन अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए, इसको डिस्क्राइब करने को आ जाए, तो आपको क्या डिस्क्राइब करना? देखें,
इधर देखो, सब अच्छे ध्यान देना। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन आपको लिखनी हो एग्जाम में, तो देखो पहले लिखेंगे क्या, ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज टूटा किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। कौन से प्रोसेस के थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ग्लूकोज पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में टूटा, साथ में 2 ATP निकला, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। कौन से प्रोसेस से, उसके बाद ये पायरुवेट टूट गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कितनी एनर्जी और निकली, 36 ATP और निकली, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेली लाइक लिपिड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू, क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो मैंने आपको लिखी है, ये एक्चुअल में एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। एग्जाम में आपको यही वाली इक्वेशन लिखनी होगी। समझ आ गई बात? अगर आपसे पूछे कि डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या लिखोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स लिखिए, एक्सप्लेन करिए। तो आपसे कहा जाएगा, तो आप बताएंगे एंटायर प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप। हालांकि 2 नहीं होते, 3 होते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, बताऊं? हाँ, उसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक और स्टेप होता है इसके बाद, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में से 2 स्टेप। तो आपको यहां पर ये बताना है एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली कंप्राइजेस फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 लिखना ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिखना क्रेब्स साइकिल। फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस को एक्सप्लेन करना। तो ग्लाइकोलाइसिस में आप लिखेंगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 molecules of pyruvate with the release of 2 ATP. यहां तक आपको बताना। And the process takes place in the cytoplasm. उसके बाद क्रेब्स साइकिल में आप लिखेंगे, it is the most important step of aerobic respiration which takes place in the mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix, full stop. In this step, there is a breakdown of pyruvate molecule. There is a breakdown of pyruvate molecule in presence of oxygen in the mitochondrial matrix, and pyruvate molecule get oxidized or broken down into simple molecule like carbon dioxide and water with the release of energy in the form of ATP. And the process, ये पूरी इक्वेशन समझ आ रही है बात? क्लियर है? आगे बताऊं? ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखनी है। अगर आपने एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर आपसे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में एग्जाम में पूछें, तो आपको ये ऊपर वाली इक्वेशन लिखनी होगी। जोया, आपकी बॉडी में बेटा कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होता है बेटा? हमारी बॉडी में दोनों टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। आमतौर पर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपके अंदर ये वाला रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जब आपकी बॉडी के किसी पार्ट को, किसी मसल को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है एरोबिक से पूरी नहीं हो पाती, एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलने वाली एनर्जी आपके लिए काफी नहीं होती, तो उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आपकी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दोबारा सुन लीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशन से अगर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, उस केस में एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आपकी बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या देखें, कभी आपने बोटिंग करी है? बोटिंग बच्चों, कभी बोटिंग करिए। बोटिंग करने के बाद आपकी लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं आपके, या बहुत देर तक साइकिलिंग करें तो यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा काफ मसल, या अचानक बहुत दिन बाद आपने बैडमिंटन खेला,
बैडमिंटन खेलने के बाद यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने इस मसल को आज जरूरत से ज्यादा, अपनी रूटीन से ज्यादा इस्तेमाल किया, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और बढ़ने की वजह से यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन हुआ है, एनारोबिक, और एनारोबिक की वजह से यहाँ पर इधर देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पर ना लैक्टिक एसिड बन गया। जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो मसल फैटीग हो जाती है, और मसल फैटीग हो गई, मसल फैटीग तभी होती है जब उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? तो एरोबिक, इधर देखो, तो एरोबिक का पहला पॉइंट बताया एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के कंप्लीट होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, लाजमी। एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट हमेशा क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा निकलती है, ये आपको बात बताइए। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उससे आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन सकता है और आपको वहां पे दर्द होगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का होना बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है? एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में अगर हो रहा है तो इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर द बॉडी? कैसे? तो बनी क्यों रहा है? तो एनारोबिक लोग तो उसकी वजह से जब तक नहीं होगा तब तक तो दर्द होगा, आपको पेन होगा। क्या क्वेश्चन? एनारोबिक रेस्पिरेशन का होना आपकी बॉडी के लिए इज इट यूजफुल और हार्मफुल? सना, हमारी बॉडी के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का होना यूजफुल है या हार्मफुल है? अच्छा जो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम क्या होता है? जो इन्वर्टर होता है उसके साथ एक बैटरी होती है, जो नॉर्मली आपने बैटरी को चार्ज किया रखा होता है, चार्ज किया होता है। लाइट, आपने जो लाइट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने बैटरी में स्टोर कर ली, जब लाइट जाती है तो वो एनर्जी बैकअप मिलना शुरू हो जाता है। वो इन्वर्टर आपको एनर्जी बैकअप दिलाता है इमरजेंसी में। तो इसी तरह से आप घर से निकले, दौड़, आपने जॉगिंग के लिए निकले, 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चलने के बाद आपकी लेग्स के अंदर जो मसल से एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलने वाली एनर्जी थी वो पूरी हो गई। अभी स्टिल यू आर रनिंग, तो अब फौरन आगे मूव करने के लिए अब आपको एनर्जी कहां से मिलनी शुरू हो गई? इसका मतलब आपकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन का होना अच्छा है इमरजेंसी कंडीशन में, क्योंकि ये आपको एनर्जी बैकअप देता है इमरजेंसी कंडीशन। समझ आ रही है बात? क्लियर है सब बच्चों को? तो मेरे बच्चों आज यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग रेस्पिरेशन, एनिमल्स के अंदर कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन यूज, ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन के बेसिस पर वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे।